स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले फूड तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर हमारा मेनली प्राइमरी सेक्टर है हमारे देश का, है ना। तो बात करें, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या उस तरीके से हमारे क्रॉप जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा कर पा रही है, हमारे हर एक व्यक्ति तक क्रॉप पहुंच पा रही है? तो वो बात कहेंगे नहीं, इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है जितनी हमें ज़रूरत है बढ़ती जनसंख्या के अनुसार। और आज के टाइम पर भी फूड स्कैर्सिटी का मामला जगह जगह पर देखने को आपको मिल जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने इस चैप्टर के जरिए बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हमें इस चीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात आई सबसे पहले इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब जैसे मान लो यार, गेहूं उग रही है 1000 किलो सपोज करो, तो हमें 1000 से बढ़ाना है ना, उसे 1050 किलो करना है या 1100 किलो करना है, उसको बढ़ाना है, तो हमें उसमें इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये काम करने के लिए ना आपके पास 3 मेथड है। 3 मेथड में यहाँ पर देखो नाम दे रखे हैं। एक तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करो, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे मान लो वैरायटी, एक अच्छी ईल्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी की फसल उगानी बहुत जरूरी है। और उसके करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा भैया? उसे बीमारी से बचाओ, फर्टिलाइजर्स डालो उसके अंदर, अच्छी क्वालिटी का सीड डालो, जिससे कि ईल्डिंग उसकी अच्छी हो और अच्छी वैरायटी का अनाज जो है उगे, जो हमारे डिजायर्ड न्यूट्रिशंस से भरा हुआ हो और हमारी जो है जो भी चीज़ें न्यूट्रिशन की कमी है उनको पूरा कर सके। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह टेक्निक से भी कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, 2 फसल ली जाती हैं सेम स्पीसीज की, ठीक है, तो उनके बीच में ना क्या कराया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है और डिजायर्ड करेक्टर जो है उनके अंदर शामिल कराए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको एक मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, रुको जरा, यहाँ पे आ जाओ। हाँ ठीक है, जैसे सपोज करो एक मेरे पे एक अनाज ये है, एक अनाज ये है भैया, इसके अंदर ना अनाज उगता है 10 किलो सपोज करो इस बीज की हेल्प से, और इसमें उगता है सिर्फ 2 किलो, है ना। और लेकिन मजे की बात ये, इसमें बीमारी लग जाती है, ये डिसीज़ लग जाती है, इसकी वजह से ये पौधा जल्दी मर जाता है। लेकिन ये 2 किलो वाला, इसमें डिसीज़ नहीं लगती है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है और काफ़ी जल्दी भी उग जाता है। अब इन दोनों का क्रॉस कराऊंगा ना तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक तो 10 किलो वाला डिसीज़, ठीक है, एक बनेगा 10 वाला डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, एक बनेगा 2 किलो डिसीज़ होगी और एक बनेगा 2 किलो जिसमें डिसीज़ नहीं होगी। ठीक है, तब इनमें से कौन सा करेक्टर आप पसंद करना चाहोगे, ये या ये? भैया यही वाला ना, जो 10 किलो अनाज दे दे और डिसीज़ भी उसके अंदर ना लगे, है ना, खराब भी ना हो जल्दी से। तो यानी कि ये पौधा हमारा डिजायर्ड करेक्टर वाला हो गया। और इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में आप 10th क्लास में चैप्टर जरूर पढ़ेंगे एक अच्छा डिटेल में, तो वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो और क्या ठीक है, ये तो हो ही गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, जीन्स के लिए कैरेक्टर्स आपस में कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी का सीड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें स्टेप्स क्या क्या है, किस तरीके से हम वैरायटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? पहला देखो, ऐसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ क्रॉप की जिनकी यील्डिंग ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा यील्ड करनी है, सबसे पहला काम हो गया हाई यील्ड करो। दूसरा, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करो कि कम से कम बीमारियां लगे, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन क्वालिटी हो उनके अंदर। ठीक है, तीसरा, कुछ बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस रुकावटें होती हैं। बायोटिक में मतलब इंसेक्ट वगैरह जो है खा जाते हैं उन सब चीज़ों को, फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, पानी कैपेसिटी, हीट, कोल्ड वगैरह, ये अबायोटिक हो गए। ठीक है, बायोटिक में मतलब लिविंग चीज़ों से खतरा और अबायोटिक में नॉन लिविंग चीज़ों से खतरा। जैसे नॉन लिविंग में हीट, कोल्ड, बर्फ़, ये सब चीज़ें आ गई, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचाने पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन, अगर किसी फसल को उगने में ज़्यादा समय लग रहा है तो तब भी फायदा नहीं है। कम से कम समय में जल्दी से जल्दी फसल अगर हमारी पक जाती है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वाइडर अडेप्टिबिलिटी, हर तरीके की कंडीशन में सर्वाइव कर जाए। ठीक है, जब ठंड पड़ रही हो तब भी, गर्मी पड़ रही हो तब भी, कम से कम पानी में सर्वाइव कर जाए, कम से कम न्यूट्रिशंस लेके सर्वाइव कर जाए, तो वो अडेप्टिबिलिटी भी होनी चाहिए फसल के अंदर। और जो कैरेक्टर हमें चाहिए, जैसे अभी पीछे देखा ना, टोल होना चाहिए पौधा, जितनी ज़्यादा टोल होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर अनाज उगेगा, है ना, सिंपल सी बात है। और ड्वार्फ वाले में क्या होता है, ड्वार्फ वाले हम उन फसलों को चुनते हैं जो सीरियल्स वगैरह से होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे न्यूट्रिएंट्स कम कंज्यूम करते हैं, कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इन्हें ग्रो करने के लिए। तो अपने ये 4-5 पॉइंट्स आप याद रखना, ये इसके अंदर लिख के आने आपको। ठीक है, अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं प्लांट्स को एयर, वाटर एंड सॉइल की हेल्प से, और बाकी के कुछ न्यूट्रिएंट जो है ना फर्टिलाइजर्स के थ्रू दे दिए जाते हैं। ठीक है, 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और मैक्रो जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो इन दोनों को आप पढ़ लेना कौन कौन से इसके अंदर है। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है ना तो इनकी वजह से इनकी ग्रोथ, डिसीज, ये सब चीज़ें ना फसल के अंदर लग जाती हैं, जिसकी वजह से फसल और मेहनत दोनों खराब हो जाती है। इसलिए आप इनको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालकर जो है इनकी जरूरतों को पूरा करते हो। मैन्योर में क्या आता है, मैन्योर में नेचुरल खाद आ जाती है आपकी, वेजिटेबल्स वगैरह के छिलके, फ्रूट्स के छिलके हो गए। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें आ जाती है इसके अंदर सारी की सारी। और कंपोस्ट हो गया, गोबर वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इस्तेमाल की जाती है। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट में वही आ जाएगा, सीवेज वेस्ट एनिमल वगैरह का। ठीक है, और ग्रीन मैन्योर्स में आपके प्लांट्स आ जाएंगे,
रूट्स वगैरह आ जाती हैं, उनकी टहनियाँ आ जाती हैं, पत्तियाँ आ जाती हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आपके क्या होते हैं, केमिकल बेस्ड होते हैं, ये केमिकल द्वारा न्यूट्रिएंट्स को ग्रो किया जाता है और ये केमिकल्स डाल के जो है प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। तो मैन्योर जो है आपके सेफ है, फर्टिलाइजर्स आपके थोड़े हार्मफुल है। मैन्योर सस्ते हैं, फर्टिलाइजर्स महंगे हैं, और मैन्योर के द्वारा उगाई गई जो फसलें वगैरह होती है वो महंगी बेची जाती है, फर्टिलाइजर्स द्वारा उगाई गई फसलों को सस्ता बेचा जाता है। ठीक है, और बस यही है कुछ डिफरेंस जो उनके बीच में आते हैं। फर्टिलाइजर्स में कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है आपको फसल उगाने में, और मैन्योर में आपकी कॉस्ट थोड़ी कम लगती है। तो कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा वो लगता है, लेकिन ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगती है फिर उसके अंदर। प्लांट की क्वालिटी जो है वो फर्टिलाइजर्स वाले में बेस्ट आती है और इनमें थोड़ी कम होती है, बस सेफ होते हैं बस। इसलिए आजकल क्या चल रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिस्टम है जिसमें केमिकल और फर्टिलाइजर्स वगैरह कम से कम या ना के बराबर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े मारने की दवाइयाँ वगैरह भी जो है सेफ वाली यूज़ की जाती हैं, बहुत ही जो महंगी आती हैं लेकिन नुकसानदायक नहीं होती हैं। तो इस तरीके की आजकल काफ़ी फेमस भी हो रही है, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली ही चीज़ों को खरीद कर खाना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब देखो, अच्छा खासा पानी जितनी रिक्वायरमेंट है फसलों को, पौधों को, अगर उतना मिल रहा है तो आपकी फसल अच्छी उगेगी, और अगर उन्हें कम या ज़्यादा पानी दिया जा रहा है तो उससे आपकी फसल खराब हो सकती है। ठीक है, और पहले टाइम पर तो क्या हुआ करता था, पानी की समस्याएं बहुत थी, इरिगेशन कम हुआ करता था, इसलिए फसलें ज़्यादा नहीं उगाई जा सकती थी। लेकिन आज के टाइम पे तो आपके पास इरिगेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है, कुओं से मिल सकता है आपका, है ना, कैनाल, छोटी मोटी नदियाँ जो बह रही हैं आसपास से, है ना, वहाँ से मिल सकता है, रिवर वगैरह हो गई, है ना, रिवर से आ सकता है। टैंक्स में आप रिजर्व करके रख सकते हैं, बारिश का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड है जिससे इरिगेशन मेथड जो है काफ़ी बेहतर हो गया है। ठीक है, पाइप लगा दिए गए हैं खेतों के अंदर, अब आपको कोई मैनुअली आपको नहीं करना होता है, बटन दबाया, मोटर चालू, पानी जो है खेतों के अंदर पहुंच गया। तो बहुत ईजी हो गया पहले से ये सिस्टम। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग की जाती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा फसलें एक ही जगह पे उगाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं, ग्राम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये मिक्स खेती करी जा सकती है। जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि अगर एक फसल खराब भी हो जाती है ना, तो दूसरी फसल को बेचकर जो है अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा फसलें जो है सेम फील्ड पर ही उगाई जाती है एक डेफिनेट पैटर्न्स में। देखो यहाँ पर पूरे में पहले में कॉलीफ्लावर आ गई, फिर पता नहीं कौन सा है, ये आ गया, फिर ये आ गया, है ना, कैबेज आ गई है। एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर जो है इनको उगाया जाता है। ठीक है, और ये इंश्योर किया जाता है कि मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके ये न्यूट्रिएंट्स का। ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर सेम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर हमें तो बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को ना एक पीस ऑफ लैंड पे जो है प्लान करके अच्छे से उगाया जाता है, इसे हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। पहले कभी कोई सी, फिर दूसरी, है ना, ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इन्हें उगाया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इसके बाद अभी तो है काफ़ी चैप्टर। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में तो क्या है, प्रोटेक्ट करना है फसलों को खराब उगाते समय भी और काटने के बाद भी। उगाते समय तो कीट मकोड़े, इन पे इंसेक्ट वगैरह से बचाना होता है, जो इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ये सब चीज़ें डालकर जो है फसलों को बचाया जाता है खराब होने से, जिसमें इनमें डिसीज ना लगे। ठीक है, इंसेक्ट ना खा जाए इन्हें, लेकिन उसके लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं ना वो हमारे लिए भी हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखना पड़ता है। जंगली घासें उगती हैं, उनको ख़त्म करना। ठीक है, टाइम से काटना, टाइम से प्रॉपर सब कुछ प्रोवाइड करना, हीट से बचाना, बर्फ़ से बचाना, या बारिश के पानी से भी बचाना जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो। उसके बाद ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। अब ग्रेन्स को स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरिंग के टाइम पर क्या होता है, अगर खाली बोरे होते हैं तो वो गीले होकर उनमें स्प्राउट निकल आते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या चूहे वगैरह या इंसेक्ट मकोड़े वगैरह से भी बचाना होता है। तो इन्हें आजकल जो है बड़े बड़े सिलोज और ग्रेनरीज में रखे जाते हैं, जो एल्यूमिनियम स्टील वगैरह के बने होते हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का पानी या चूहे वगैरह, इंसेक्ट वगैरह अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। अब कुछ लोग जो है खेती से काम नहीं चलता है, खेती के साथ साथ जो है ना वो एनिमल्स वगैरह को भी पालते हैं, या अलग से एक एनिमल हस्बेंड्री का काम कर लेते हैं। इसके अंदर वो कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश, ये सब चीज़ें शामिल हो जाती है। उनके मिल्क, एग, मीट, इनकी हेल्प से जो है वो अपना काम ग्रो करते हैं, और आज के टाइम पे इनकी डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो बात करते हैं कैटल फार्मिंग की। कैटल में दो पर्पज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, मिल्क वगैरह के लिए या फिर एग्रीकल्चर वर्क वगैरह के लिए कैटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हल जोतना वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके अलग अलग स्पीसीज़ का इस्तेमाल, बोस इंडिकस, काउस, बोस बुबेलीज, बफेलोज। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल जो है इन्हें मिल्च एनिमल्स बोलते हैं, या डेयरी एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो लेबर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ड्रोट एनिमल्स बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है लैक्टेशन पीरियड पे। आजकल तो बाज़ारों के अंदर इतना ज़्यादा दवाइयाँ आने लगी इन जानवरों को देने से वो लैक्टेशन पीरियड इनका बढ़ा दिया जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है लैक्टेशन पीरियड के लिए वो बाहर की ब्रीड्स हैं, जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस। इनका लैक्टेशन पीरियड लंबे टाइम तक के लिए होता है। लोकल ब्रीड जैसे हमारे यहाँ रेड सिंधी, सहीवाल, इन ये भी है, लेकिन और ये बीमार भी जल्दी से नहीं होती है, अच्छी क्वालिटी का दूध देती है। ठीक है, दोनों क्वालिटी को फिर हमने क्रॉस कराया, तो जिससे कि एक नई स्पीसीज आई जो दूध भी लंबे समय तक देती है और बीमार भी जल्दी से नहीं होती है। प्रॉपर क्लीनिंग, साफ सफाई, अच्छा खाना देना, हेल्थ वगैरह इनकी चेक करना, वैक्सीनेशन कराना। ठीक है, बाल काटना, साफ करना, ठंड गर्मी से बचाना, ये सब चीज़ें भी इन्हें दी जाती है ताकि अच्छे तरीके से ये जो है इनका प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, मेंटेनेंस चाहिए होती है इन्हें प्रॉपर, है ना, और
इनमें अच्छा खाना दिया जाता है, रफेज दिया जाता है फाइबर्स वाला, और अलग अलग मतलब बैलेंस जो है इनको फूड दिया जाता है ताकि अच्छे से अच्छा ये प्रोडक्शन कर सके। कई बार इन्हें बीमारियां लग जाती हैं जिसकी वजह से मर जाते हैं या मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है और एक बहुत मोटा लॉस हो जाता है इनको पालने वाले लोगों को। कई बार इनके स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर जैसी जगहों पर इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल बैक्टीरियल डिसीज भी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होगी इसमें, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग में तो वही है, पोल्ट्री बर्ड्स वगैरह जो है पाले जाते हैं, मुर्गी हो गई है ना, या कोई बर्ड्स हो गई है, उनको जो है पाला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे असील एंड लेगहॉर्न नाम की कोई क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में बनाई गई हैं थोड़ी ये इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि नई वैरायटी और हमारे ट्रेड्स बेहतर हो सके। अंडे के लिए, मीट के लिए इन्हें जो है पाला जाता है। इसमें अच्छे खासी क्वालिटी के चिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, और कमर्शियल चिक प्रोडक्शन किया जाता है। टॉलरेंस जो हाई टेम्परेचर तक के टॉलरेट हो सके, मेंटेनेंस कम से कम रिक्वायरमेंट हो, और साथ ही साथ उनका साइज छोटा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके और कम से कम डाइट में उनका काम चल सके। ये सब चीज़ें देखी जाती है। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन में तो वही है ना कि अंडे और उनके मीट के लिए उन्हें पाला जाता है, ठीक है। इसमें बर्ड्स वगैरह भी हो सकती हैं, खासकर चिकन, ये सब ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। ये विटामिन ए कीप जो है इनके लिए खाने के लिए ज़्यादा दिया जाता है ताकि अच्छी क्वालिटी का मीट और अंडा बन सके, ठीक है। क्लीनिंग, सैनिट, साफ सफाई, डिसइंफेक्टेंट, इनका रेगुलर वैक्सीनेशन ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना इनसे बीमारियां भी जल्दी तेज़ी से फैलती है, ठीक है। उसके बाद है फ़िश प्रोडक्शन। फ़िश प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और फ़िश को पकड़ पकड़ के मीट के लिए बेचा जाता है जगह जगहों पर। इनके अंडे भी खाए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर फ़िश का इस्तेमाल खाने के रूप में डायरेक्ट होता है, अंडे कम यूज़ किए जाते हैं। तो मरीन फिशरीज़ तो आपकी समुद्र वगैरह से आती है जहाँ से पकड़ पकड़ के इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ तरीके की फ़िश या एनिमल जो है मरीन, उनको बेचा जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर दे रखे हैं आपका फ्रेश वाटर है, ये मरीन वाली है ना। बाकी की इनलैंड फिशरीज हैं जो आपके आसपास के कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स या रिवर्स में से मिल जाती हैं। ये थोड़ी सस्ती होती हैं क्योंकि आसपास लोकल में अवेलेबल होती है। इनकी डिमांड बाकी जगहों पर ज़्यादा हो सकती है एज़ यूजुअल, कि वहाँ ये मिलती हो ना मिलती हो उस पर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। कई बार फिश कल्चर के साथ साथ ना राइस क्रॉप भी उगाई जाती है क्योंकि राइस भी काफ़ी फेमस है। पैडी फील्ड जो है इनके रिवर के आसपास आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है 5 से 6 फिश स्पीसीज जो है एक सिंगल फिश पॉन्ड में जो है उनको डाला जाता है और उनकी ब्रीड को बढ़ाया जाता है अलग अलग कल्चर में उन्हें रखकर। कैटलास फिश हो गई, जैसे कि रोहू फिश हो गई, मरीगल्स, और भी बहुत सारी फिश हैं यहाँ पे आपको दी गई हैं 6-7 तरीके की, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये मानसून के टाइम पर ब्रीड करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा फिश सीड कलेक्ट किए जाते हैं और उनके दूसरी स्पीसीज़ के साथ भी मिक्स किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गुड क्वालिटी के सीड्स नहीं पाए जाते हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और प्योर फिश की जो डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ वाली जो समस्या है वो भी काफ़ी है। इसके अलावा बचता है लास्ट बी कीपिंग। मधुमक्खियों को पाला जाता है। इसमें मधुमक्खियों से शहद जो है इकट्ठा करके बाज़ारों में बेचा जाता है और बाकी वैक्स भी प्रोड्यूस होता है जो मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लोकल वेराइटीज़ के अगर हम बात करें तो एपिस इंडिका है जिसे इंडियन बी नाम से जानते हैं, ए डोर्सटा, द रोपी, ए फ्लोरे, लिटिल बी, ये भी कुछ हैं, और एक इटालियन वैरायटी की है मालीफारा, ये बहुत ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। हनी, इटालियन बीज का इस्तेमाल हनी कलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है और वो काटती भी कम है और लंबे टाइम तक ये जो है छत्ते में बनी रहती है और ब्रीडिंग पावर भी इनकी अच्छी होती है, ठीक है। तो वैल्यू और क्वालिटी हनी की डिपेंड करती है, उनको कौन से फ्लावर से इकट्ठा किया गया है, कितनी पोलन कलेक्शन की गई है, और भी बहुत सारी क्वांटिटियों पे डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से उसका टेस्ट जो है डिटरमाइंड होता है और बाजारों में उतने ही रेट का वो बिकता है। तो होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।